नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। प्रधानमंत्री ने शानदार जीत पर भारतीय टीम को दी बधाई। बिहार की जनता कल करेगी 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। पहले चरण में मतदान के लिए आयोग की तैयारियां पूरी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए की गई विशेष व्यवस्था। दूसरे चरण के प्रचार में दिग्गजों ने झोंकी ताकत। एनडीए की ओर से राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने किया प्रचार। महागठबंधन के लिए तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रशांत किशोर समेत कई दिग्गजों ने ठोकी ताल। चुनाव में धांधली को लेकर राहुल गांधी ने फोड़ा हाइड्रोजन बम। हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी ने आरोपों को किया खारिज। भाजपा ने कहा ईवीएम नहीं, राहुल गांधी हैं हार के लिए जिम्मेदार। जेन जी से राहुल अपील पर भी भाजपा का हमला। कहा ना करें देश को अस्थिर करने का काम। सेना में जातिवाद को लेकर दिए बयान पर घिरे राहुल गांधी। भाजपा सहित एनडीए के नेताओं ने बोला हमला। कहा वर्षों से जात पात की राजनीति करने वाली कांग्रेस अब सेना को भी घसीटना चाहती है इस दलदल में। और श्रद्धा के साथ मनाया गया देव दीपावली का पर्व। 15 लाख दीपों के प्रकाश से जगमगाए काशी के घाट। देव दीपावली उत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में की गई आतिशबाजी। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने शानदार जीत पर भारतीय टीम को बधाई दी और लगातार झटकों से उबरते हुए विश्व कप जीतकर इतिहास रचने को सराहा। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने प्रधानमंत्री से 2017 में हुई उस मुलाकात को याद किया जब टीम बिना ट्रॉफी उनसे मिली थी। कप्तान ने विश्वास जताया कि टीम आगे भी जीत की ट्रॉफियों के साथ प्रधानमंत्री से मिलती रहेगी। उपकप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि प्रधानमंत्री के लगातार उत्साहवर्धन से टीम को बहुत प्रेरणा मिली। स्मृति मंधाना ने कहा कि देश की बेटियां अलग अलग क्षेत्रों में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री लगातार प्रेरित कर रहे हैं। दीप्ति शर्मा ने 2017 में प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात को याद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें अपने सपने को सच करने के लिए लगातार डटे रहने को कहा था। प्रधानमंत्री ने दीप्ति शर्मा द्वारा इंस्टाग्राम पर जय श्री राम लिखने और भगवान हनुमान के टैटू का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे उन्हें ऊर्जा मिली। टीम के अन्य सदस्यों ने भी अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने टीम से फिट इंडिया का संदेश आगे बढ़ाने को कहा। प्रधानमंत्री ने देश की बेटियों को इससे जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने उनसे स्कूलों में जाकर युवाओं को प्रेरित करने का भी आह्वान किया। और बिहार विधानसभा के लिए कल पहले चरण का मतदान होगा, जिसको लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर कल करीब 3.75 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। पहले चरण में कुल 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसके लिए 45,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, तो वेबकास्टिंग तक की व्यवस्था की गई है ताकि पूरी पारदर्शिता से चुनाव संपन्न कराए जा सके। कल होने वाले मतदान को लेकर मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए गुरुवार को मतदान होना है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने की सभी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और मतदान कर्मी पहुंच रहे हैं। साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही मतदाताओं की सुविधा के लिए इस बार कुछ नई व्यवस्था भी की गई है। आयोग ने इस बार वोटरों को लंबी कतार से बचाने के लिए कुल 90,712 मतदान केंद्र बनाए हैं। अब किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे।
सारी सुविधाएं हम लोगों ने इंश्योर करवाई हैं। हमारी सीसीटीवी वेबकास्टिंग के कैमरा सारे मतदान केंद्रों पर लग चुके हैं और हमारी जितनी भी गाड़ियां जो पोलिंग पार्टीज को लेकर जाएंगी सारी गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकर भी रहेगा, जो कि ईवीएम मशीन के साथ वो वापस जब पोलिंग पार्टी आएंगे ताकि हम उनको ट्रैक कर सकें। और सारे मतदान केंद्रों पर हम लोगों ने लोकल जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, लोकल जो वहाँ के कर्मी हैं, जो स्कूल टीचर हैं, उनको टैग किया है ताकि बेसिक फैसिलिटीज़, चाहे वो वहाँ पे खाने की सुविधा हो, वहाँ के जो रसोइया है स्कूल के, उनको टैग किया गया है, वहाँ की जो आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, उनको टैग किया गया है, वहाँ के वॉलंटियर्स को टैग किया गया है ताकि मतदान के दिन जो लोग आएंगे मतदान करने, उनका मोबाइल डिपॉजिट के लिए, मोबाइल रखने के लिए जगह हो। ये सारी सुविधाएं हम लोगों ने मतदान केंद्र पर इस बार मुहैया करवाई। मतदान के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। हर बूथ पर सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है। सारे जगह पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ पर ब्रीफिंग कर दी गई है। आप लोग देख ही रहे हैं कि सभी तरह की बढ़िया तैयारी कर ली है। हम लोग बिल्कुल ही शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से चुनाव करवा लेंगे। क्लस्टर्स बनाए गए हैं, जो नदी के इस पार भी हैं, नदी के उस पार भी क्लस्टर्स पॉइंट हैं जहाँ पर सभी लोग जुड़ेंगे, ये पोलिंग पार्टीज। फिर नाव की व्यवस्था है, सारे में जीपीएस लगेगा। नाव के उस पार ट्रैक्टर्स हैं, ट्रैक्टर्स में भी जीपीएस लगेगा, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, सारी व्यवस्था की गई है। पहले चरण में कुल 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसके लिए 45,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। साथ ही निर्वाचन आयोग की ओर से 17 नई पहल की जा रही है। जैसे पहली बार बिहार के सभी 90,000 से अधिक बूथों से 100% लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। मतदान के बाद पोलिंग एजेंट को दिए गए फॉर्म 17C में ईवीएम की काउंटिंग यूनिट में अगर कोई भी अंतर पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में वीवीपैट की भी गिनती की जाएगी। मतदान के लिए ईवीएम के बैलेट पेपर पर पहली बार प्रत्याशियों की फोटो रंगीन और सीरियल नंबर बड़े फॉन्ट में किया गया है। पहले चरण के दिग्गजों की बात करें तो भाजपा से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, मैथिली ठाकुर, रामकृपाल यादव मैदान में हैं। वहीं जदयू से श्रवण कुमार, विजय कुमार चौधरी, आनंद कुमार सिंह ताल ठोक रहे हैं। बात करें राजद की तो तेजस्वी प्रसाद यादव, खेसारी लाल, ओसामा शहाब मैदान में हैं। वहीं लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल से किस्मत आजमा रहे हैं। पटना से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कल बिहार में पहले चरण के मतदान की तैयारी चल रही है, तो दूसरे चरण के लिए होने वाले चुनाव के लिए जोरदार प्रचार भी जारी है। एनडीए की ओर से तमाम स्टार प्रचारकों ने दूसरे चरण के इलाकों में जोरदार प्रचार किया, तो विपक्षी महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। उधर महागठबंधन ने भी जनता से समर्थन मांगा तो अपनी सरकार बनाने का दावा किया। पक्ष विपक्ष की ओर से आरोप प्रत्यारोप के तीखे बाण चले तो जनता के जमीनी मुद्दे भी छाए रहे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। सभी दलों के दिग्गजों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के पूर्वी चंपारण के मधुबन और नरकटियागंज में जनसभा को संबोधित कर लालू राबड़ी राज के जंगल राज का हवाला देते हुए लोगों से आधुनिक और विकसित बिहार के लिए एनडीए को वोट देने की अपील की। तो वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने बिहार के बांका और जमुई में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी पर जमकर निशाना साधा और एनडीए के नेतृत्व में हुए बिहार के विकास का जिक्र किया। लालू जी के समय में आरजेडी ये सोचती थी कि विकास से कुछ नहीं होने वाला है, और अभी आरजेडी वाले कह रहे हैं कि भाई सड़क वड़क की बात क्या करते हो। अभी एक किसी का भाषण मैंने सुना था, उन्होंने कहा है, मैं भाषण ही बतला रहा हूं, सड़क मत बनाओ, एक्सीडेंट हो जाता है, बिजली मत लाओ, लोग बिजली के झटके से मर जाते हैं। माने ऐसे भाषण देने वाले अब भी आरजेडी में पड़े हुए। तुमको पकड़कर धार कर ले जाएगी, इसलिए सड़क मत बनाओ। ये लालटेन युग देखा है हमने, ये लालटेन युग। आज 31,000 गांव को जोड़ दिया गया है और पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे 3,700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इस तरीके से काम चल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के औरंगाबाद और वजीरगंज में चुनावी जनसभा में लोगों से महागठबंधन के उम्मीदवारों को जितवाने की अपील की, तो चनपटिया में प्रियंका वाड्रा ने युवाओं से बदलाव की अपील की। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी चंपारण और सीतामढ़ी में ताबड़तोड़ रैली कर महागठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में लोगों से वोट देने की अपील की।
वहीं जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के लोगों से अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट करने की अपील की। अपनी जगह समझो, इस देश में क्या है। आप आगे होने चाहिए, आप सर्वोपरि हैं, आप इस देश की जनता है, इस देश की शक्ति है, इस देश का लोकतंत्र हो तुम। जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। एक बार अपने बच्चों के लिए वोट करो, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट करो। इस बात के लिए वोट करो कि 14 तारीख के बाद से किसी के बच्चे को 10-12 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण की 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को मतदान होना है, तो वहीं 14 नवंबर को परिणाम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक बार फिर से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। बीते हरियाणा विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा में करीब 25 लाख वोटों में गड़बड़ी का आरोप लगाया है, जिसके बाद भाजपा सहित अन्य दलों ने राहुल गांधी पर हमला बोला है और आरोप लगाया कि बिहार की हार को देखकर राहुल गांधी इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। भाजपा ने कांग्रेस पार्टी पर विदेशी एजेंडा चलाते हुए देश को अस्थिर करने की बात कही है, तो चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी के आरोपों को खारिज किया है। राहुल गांधी ने अब फोड़ा हाइड्रोजन बम। भाजपा ने कहा आरोपों में नहीं है कोई दम। धांधली के आरोप पर भाजपा का पलटवार। ईवीएम नहीं, राहुल गांधी को बताया हार का जिम्मेदार। जेनजी से राहुल गांधी की अपील पर भी घमासान। कहा देश को अस्थिर करने का ना करें काम। राहुल गांधी ने आज फिर से हाइड्रोजन बम फोड़ने के नाम पर प्रेस वार्ता कर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के समय मतदाता सूची में कथित धांधली का आरोप लगाया और कहा कि विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में गलत तरीके से लोगों के नाम जोड़ने और हटाने का काम किया, जिससे नतीजे प्रभावित हुए। We got a lot of complaints in Haryana from our candidates that something was wrong, something was not working. राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा समेत अन्य दलों के नेताओं ने सवाल खड़े किए और कहा कि बिहार चुनाव में अपनी हार को देखते हुए राहुल गांधी वहां मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं और फजूल के बातें लेकर के एक प्रस्तुतिकरण किया है। सबसे बड़ा प्रजातंत्र का जो सरकारी दुरुपयोग किया गया वो कांग्रेस का है। देश को गुमराह करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा की वोटर लिस्ट के साथ कथित तौर पर की गई छेड़छाड़ पर आरोप लगाते हुए कहा 5 कैटेगरी में 25 लाख वोट चोरी हुए, 5,21,000 डुप्लीकेट वोटर मिले, 93,000 मतदाताओं के पते गलत पाए गए, 19,26,000 बल्क वोटर्स हैं, एक ब्राजीलियन युवती का नाम 22 जगह दर्ज है, एक ही बूथ पर एक वोटर का नाम कई जगह दर्ज है। यूपी में वोटर हरियाणा में मतदान कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इन आरोपों को लगाते हुए देश के युवाओं से लोकतंत्र को बचाने की अपील की, जिसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर जेनजी को देश में अस्थिरता फैलाने के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश का युवा सच्चाई जानता है और राहुल के देश विरोधी नैरेटिव को सफल नहीं होने देगा। क्या वो जेनजी को उकसाने की बात करते हैं? हमारे देश के लोग समझदार हैं। देश के पूरा युवा पीढ़ी, पूरा न्यू जनरेशन मोदी जी के साथ खड़ा है। जब तक वो शासनकाल में रहे उन्होंने बूथ कैप्चरिंग से लेकर के हर चीज करी, यहाँ तक कि इमरजेंसी भी लगाई केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए। ये उल्टा बताते हैं, युवाओं को उकसाते हैं। इनके मन में है या कुछ नेपाल जैसा हो। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा है कि ये सारे आरोप निराधार हैं और तथ्यों से परे हैं। हरियाणा चुनाव आयोग ने कहा है 27 अगस्त 2024 को हरियाणा की फाइनल वोटर लिस्ट जारी की थी, जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी के पास कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई।
इसके अलावा अपील के तौर पर राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त के पास भी एक अपील दायर नहीं की गई। राजनीतिक दलों द्वारा 10,000 से ज्यादा पोलिंग एजेंट तैनात किए गए थे, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी के एजेंट द्वारा मतदान के बाद एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। वोटिंग के बाद पूरे राज्य में सिर्फ 5 आपत्तियां रिटर्निंग ऑफिसर के पास दर्ज कराई गईं। राहुल गांधी इससे पहले भी 2 बार इसी तरह की प्रेस वार्ता कर चुके हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कथित आरोप लगा चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपने आरोपों के सापेक्ष कभी कोई भी सबूत चुनाव आयोग या किसी न्यायालय में पेश नहीं किया, जिसको लेकर राहुल गांधी के आरोप सवालों के घेरे में ही रहे। चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी के आरोपों को पहले भी पूरी तरह निराधार बताया था और बीजेपी समेत एनडीए दलों ने राहुल गांधी पर राजनीतिक वजह से चुनाव आयोग को बदनाम करने और देश को अस्थिर करने का आरोप लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए वोट चोरी के उनके बयान को झूठा बताया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, एसआईआर पर हल्ला मचाते रहे, अगर हिम्मत है तो कोर्ट में क्यों नहीं गए। गिरिराज सिंह ने राहुल द्वारा बार बार सेना के शौर्य पर सवाल उठाने को लेकर भी हमला बोला है। ये झूठ के सिवा कुछ बोलता ही नहीं, अगर है हिम्मत तो अभी तक कोर्ट में क्यों नहीं गया। जैसे एसआईआर पर 2 महीने हल्ला मचाया, खुदा पहाड़ निकली चुहिया, इसके बात पर अब देखिए वो कह रहे हैं कि सेना में 10% लोग राज करते हैं। राहुल गांधी, आप नहीं गए सेना में, सेना पर प्रश्न उठा करके सेना के शौर्य को गाली देना, क्या आप पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हो। मंगलवार को राहुल गांधी ने देश की सेना पर विवादित जातिवादी टिप्पणी की थी। राजनीतिक भाषण देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय सेना देश की 10% आबादी के नियंत्रण में है। इस बयान के बाद सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। भाजपा सहित एनडीए के नेताओं ने राहुल गांधी पर देश को बांटने का आरोप लगाया है और कहा कि सेना जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, जो देश की एकता अखंडता के लिए ठीक नहीं है। राहुल गांधी के विवादित बोल के बाद कांग्रेस पार्टी बचाव की मुद्दे में नजर आ रही है, तो भाजपा ने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी एक बार फिर अपने बयान को लेकर घिर गए हैं। इस बार मामला देश की सेना से जुड़ा है, तो भाजपा पूरी तरह से हमलावर हो गई है। दरअसल राहुल गांधी ने इस बार जात पात की राजनीति में सेना को शामिल कर लिया है। बिहार के कुटुंबा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय सेना देश की 10% आबादी के नियंत्रण में है, जबकि 90% दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व से वंचित हैं। अल्पसंख्यक आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी के इस बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। भाजपा समेत एनडीए के सहयोगी दल इस बयान पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि वर्षों से जात पात की राजनीति करने वाली कांग्रेस अब सेना को भी इस दलदल में घसीटना चाहती है। सेना को भी जाति पात के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी का आपने बयान पढ़ा होगा, हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। और मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, कम से कम हमारी सेना को राजनीति में मत घसीटिए। जब जब इस देश पर संकट आया है तो हमारे सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर भारत का मस्तक ऊंचा किया है। राहुल गांधी क्यों बार बार विदेश जाते हैं, इनका बारे में हमें सोचना चाहिए। जो लोग
देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और हमारे देश की बातें बाहर जाके लीक कर सकते हैं। जो लोग श्री राम के अस्तित्व पे प्रश्न पूछते हैं, उनके लिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि उनको तालाब भर पानी की जरूरत नहीं है, चुल्लू भर ही काफ़ी है। अगर देश के एलओपी लोकसभा, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा की खुद की सोच ऐसी है, वो अगर हमारी सेना को जात पात धर्म मजहब में बांट कर देखने का काम कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद और कोई बात नहीं हो सकती। चुनाव में जीत के लिए अलग अलग दल भले ही जाति, धर्म या भाषा के आधार पर बांटने की राजनीति करें, लेकिन सेना को लेकर पूरा देश एकजुट रहता है। ऐसे में राहुल गांधी का ये बयान भाजपा की कम, राहुल गांधी की मुश्किलें ज्यादा बढ़ाता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कर्नाटक में सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ भाजपा हमलावर है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विजयेंद्र और कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने किसानों के समर्थन में मार्च किया। भाजपा नेताओं ने प्रदेश के कई जिलों में एक साथ किसानों की समस्याओं को उठाया। बेलगाम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धरने में शामिल हुए, जबकि चामराजनगर में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने प्रदर्शन किया। भाजपा ने चामराजनगर में झीलों में पानी भरने के लिए सरकार से 300 करोड़ रुपए का फंड सिंचाई विभाग को देने की मांग की। भाजपा नेताओं ने सिद्धरामैया सरकार पर किसानों के खिलाफ काम करने के आरोप भी लगाए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों से गलत सूचनाएं फैला रहा है। दोहा में सामाजिक विकास के लिए दूसरे विश्व सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा दुश्मनी और सीमा पार से आतंकवाद फैलाया है और भारत से चल रही सिंधु जल संधि का दुरुपयोग भी करता रहा है। मांडविया ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और इस पर बोलने का पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान है जो सीमा पार से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाता है। केंद्रीय मंत्री ने पाकिस्तान को सलाह देते हुए कहा कि उसे आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और भारत के खिलाफ गलत बयानी के बजाय अपनी चुनौतियों का समाधान करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने बीते 10 वर्षों में लगातार सुधारों और कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला है। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन सबका साथ, सबका विश्वास है, जिसमें लोग ही नीति का आधार है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से महिलाएं सशक्त बन रही हैं। जहां तक भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का सवाल है, पाकिस्तान को भारत के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, खासकर तब जब वह भारत के नागरिकों के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में लिप्त है। हम पाकिस्तान द्वारा भारत के बारे में कल की गई कुछ अनुचित बातों पर कड़ी आपत्ति जताते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम का गलत इस्तेमाल है, जिसका मकसद भारत के खिलाफ गलत जानकारी फैलाकर सोशल डेवलपमेंट के एजेंडा से दुनिया का ध्यान भटकाना है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को महतारी वंदन योजना की 21वीं किस्त जारी की। लाभार्थी महिलाओं में 7,658 महिलाएं बस्तर संभाग के उन गांवों की हैं जो सरकार द्वारा बीते 22 महीनों में संचालित माओवाद उन्मूलन अभियान के चलते माओवाद के प्रभाव से मुक्त हुए हैं। उपराष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव स्थित उदयाचल स्वास्थ्य एवं अनुसंधान संस्थान में नई 5 मंजिला इमारत का भी उद्घाटन किया। लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये अत्याधुनिक नेत्र चिकित्सालय क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को नई दिशा देगा। The initiative taken by our Chief Minister Sri Vishnudev Sai ji, and he made one scheme, Meghdari Vandan Yojana, transferring over 13,000 crores under this scheme to the women beneficiaries in 20 installments till date. On behalf of the entire nation, I salute the Lakavadi Didis for your courage, your perseverance, and your contribution to our democracy.
and I am sure you are not going to stand alone as Lakhopati, but you are going to become the Kurobadi Didi soon. उपराष्ट्रपति ने राजनांदगांव में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह को धन्यवाद दिया। केंद्र और राज्य द्वारा चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य लंबे समय से वामपंथी उग्रवाद के दंश से ग्रसित था, जिसका अंत अब बहुत निकट है। आने वाले समय में राज्य विकास की रफ्तार पर और तेजी से आगे बढ़ेगा। We all know many parts of Chhattisgarh have been long affected by the left-wing extremist movement, or as we call Naxalism. I am glad that with the vision of Honorable PM Shri Narendra Modi ji and the efforts of the Honorable Union Home Minister Shri Amit Shah ji, along with the state government and the security forces, the Naxal problem is almost coming to an end. Now Chhattisgarh will be progressing even faster and faster. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है और माफियाओं द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियों को न सिर्फ ध्वस्त किया जा रहा है, बल्कि गरीबों के पैसे को उत्तर प्रदेश के पिछड़े तबके के लिए इस्तेमाल भी किया गया है। माफियाओं को सख्त संदेश देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मुख्तार अंसारी के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों के लिए बनाए घरों की चाबी सौंपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुल 72 लाभार्थियों को उनके नए घरों की चाबियां सौंपकर एक अनोखी मिसाल भी प्रस्तुत की है। योगी सरकार का माफियाओं पर कसता शिकंजा, माफियाओं के कब्जे वाली जमीन पर गरीबों को घर, 72 लाभार्थियों को मिली फ्लैट्स की चाबी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जहां एक ओर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया है, वहीं दूसरी ओर जब्त की गई अवैध संपत्तियों को जन कल्याण कार्यों में बदलकर एक मिसाल पेश की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल आवास योजना के तहत निर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया और 72 गरीब परिवारों को फ्लैट की चाबी सौंपी। ये फ्लैट माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बनाए गए हैं। लाभार्थियों को गृह प्रवेश की सामग्री भी दी गई। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की बात करते हुए कहा कि ये केवल कार्यक्रम नहीं है, ये संदेश है कि किसी भी गरीब की सार्वजनिक संपत्ति की किसी सरकारी भूमि पर अगर माफिया ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा। तो वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि माफियाओं को शागिर्द बनाने वाले लोग अभी भी सुधरना नहीं चाहते हैं। आज का ये कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये अपने आप में एक संदेश भी है कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। लेकिन ये सभी जगहों के लिए बराबर लागू होता है। ये माफिया किसी के नहीं है, पेशेवर अपराधी किसी के नहीं है। घर हर गरीब के लिए सपना होता है। वर्षों इंतजार के बाद अपना आवास पाकर लाभार्थी भावुक हो गए। लाभार्थियों ने सीएम योगी का आभार जताया। मैं लखनऊ में पिछले 10 साल से किराए के मकान में रहता था और एक सपना था कि मेरा भी अपना एक आवास लखनऊ में हो जाए, जो आज योगी जी की कृपा से, आशीर्वाद से ये सब सपना आज साकार हो गया। प्रभु का धन्यवाद और योगी जी का धन्यवाद जो लाइव लोकेशन पे हम लोगों को इतना अच्छा जगह मकान दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये केवल आवास वितरण नहीं बल्कि संदेश है कि माफिया से छीनी गई भूमि पर गरीबों का आशियाना बनेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य के सभी 75 जिलों में सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट सेंटर खोला जाएगा और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार से जोड़ा जाएगा। जिस जमीन पर माफिया का कब्जा था, आज उस जमीन पर गरीबों के आवास हो गए हैं। ये कहानी अपने आप में दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति किस तरह गरीबों के लिए काम कर रही है। कैमरामैन विशाल सोनकर के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने बीच ऑकलैंड में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गर्मजोशी से मुलाकात की। इस मौके पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात पर खुशी व्यक्त करते हुए भारत न्यूजीलैंड संबंधों को मजबूत बनाने के लिए उनके योगदान के प्रति आभार भी व्यक्त किया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं और मिलकर दोनों देश कई साझा क्षेत्रों में लाभकारी सहयोग कर सकते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एफटीए यानी मुक्त व्यापार समझौता पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों की ओर से इरादे नेक और मजबूत हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस दिन कोई अच्छा सौदा तय हो जाएगा हम उसे अंतिम रूप दे देंगे। उन्होंने कहा कि यह जल्दी हो सकता है या इसमें कुछ समय भी लग सकता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस कार्य को भविष्य की नींव रखने वाला बताया। दोनों तरफ से दोनों देशों के बीच इरादा पक्का है, इरादा नेक है। अच्छे इरादे से किया हुआ काम अच्छा होता है और अच्छा डील जिस दिन फाइनल हो जाएगा उस दिन हम फाइनल कर देंगे। वो जल्दी भी हो सकता है, थोड़ा समय भी लग सकता है। समय इसलिए इतना जरूरी नहीं है क्योंकि आखिर ये एक भविष्य के लिए नींव रखी जा रही है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर चल रही वार्ताओं को गति देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और यूरोपीय आयोग की व्यापार महानिदेशक सबाइन वेयन के बीच एक रचनात्मक बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की और वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की। उन्होंने 2025 के अंत तक एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते तक पहुंचने की प्रतिबद्धता दोहराई। यूथ यूनाइटेड विजन एंड एक्शन नई दिल्ली में 7 नवंबर से 9 नवंबर तक युवा सम्मेलन विमर्श 2025 का आयोजन करने जा रहा है। संविधान द सोल ऑफ भारत विषय पर आधारित यह सम्मेलन कमला नेहरू कॉलेज और गार्गी कॉलेज दिल्ली में संयुक्त रूप से आयोजित होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य संविधान की आत्मा और उसकी वर्तमान प्रासंगिकता पर युवा बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों के बीच सार्थक संवाद स्थापित करना है। सम्मेलन में दिल्ली के कॉलेज विद्यार्थी, शोधार्थी और कई विशेषज्ञ उपस्थित होंगे और 40 से ज्यादा सत्रों के दौरान भारतीय सभ्यता, भू राजनीति, लिंग समानता, आंतरिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विमर्श का आयोजन होगा। के जो अलग अलग सत्र होने वाले हैं उसमें हमारे मुख्य जो स्पीकर्स रहने वाले हैं श्री आदर्श गोयल जी हैं जो कि रिटायर्ड न्यायमूर्ति हैं, श्री रतन शारदा जी हैं। इसके अलावा विंग कमांडर व्योमिका जी आ रही हैं, नैना सहस्त्रबुद्धे जी आ रहे हैं। इस तरीके से ऑल ओवर इंडिया से टॉप जो विषय विशेषज्ञ हैं वह हमारे इन 6 वर्टिकल्स के लिए आ रहे हैं जिनको कि हमारे स्टूडेंट्स के बीच में उनके विचार साझा किए जाएंगे। मैरीटाइम सिक्योरिटी सेमिनार का गुरुग्राम में आयोजन किया गया। 3 दिन के इस सेमिनार में 30 देशों के 57 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस जानकारी को साझा करने का जो उद्देश्य है वो स्वदेशी मंत्र सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रियल टाइम समन्वय और सूचना शेयरिंग को बढ़ावा देना था। इस सम्मेलन में हिंद महासागर क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले देशों के प्रतिनिधि मुख्य तौर पर शामिल हुए। इस अवसर पर इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल तरुण सोपती ने हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग और इंटर ऑपरेबिलिटी पर जोर दिया। सम्मेलन में उपस्थित रहे सभी प्रतिभागियों ने उद्योगों के साथ ही परिचालन समन्वय और समुद्री कानूनों पर भी चर्चा की। साथ ही समुद्री लुटेरों और ड्रग्स तस्करी को रोकने पर भी मंथन किया गया। जम्मू कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित किश्तवाड़ जिले में भारतीय सेना ने एक बार फिर से कार्रवाई शुरू की है। यह क्षेत्र लंबे समय से आतंकी गतिविधियों से प्रभावित रहा है और इसके खात्मे के लिए सेना ने फिर से ऑपरेशन छतरू शुरू किया है। ऑपरेशन छतरू के तहत ये आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है। बता दें कि इस साल अप्रैल मई में भी ऑपरेशन छतरू के नाम से ऑपरेशन चला था जिसमें 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया था और भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे। मणिपुर के
चूराचांदपुर जिले में सुरक्षा बलों ने 4 हथियारबंद यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी के उग्रवादियों को मार गिराया। खानपी हैंगलेप इलाके में हथियारों से लैस उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 3 जवान घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 4 उग्रवादियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने एक 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल, एक AK-56 और एक MH-4 MK2 राइफल, मैगजीन, गोला बारूद और अन्य हथियार बरामद किए। उग्रवादियों ने हाल ही में हैंगलेप में एक गांव के मुखिया की हत्या कर दी थी और स्थानीय लोगों से जबरन वसूली करने के भी कई मामले सामने आए थे। बता दें कि UKNA एक बैन विद्रोही संगठन है जो मुख्य रूप से मणिपुर के पहाड़ी जिलों में काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की 2 अग्रणी सहकारी संस्थाओं अमूल और इफ्को को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमूल और इफ्को को सहकारी समितियों में वैश्विक रैंकिंग में पहले और दूसरे स्थान पर हासिल करने के उपलक्ष्य में भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल X के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, अमूल और इफ्को को बधाई। भारत का सहकारिता क्षेत्र जीवंत है और कई लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। हमारी सरकार आने वाले समय में इस क्षेत्र को और प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को देव दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर काशी के घाटों की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी आज देव दीपावली के अनुपम प्रकाश से आलोकित है। मां गंगा के किनारे काशी के घाटों पर प्रज्वलित लाखों दीपों में सबके लिए सुख समृद्धि की कामना है। यह दिव्यता और भव्यता हर किसी के मन प्राण को मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। आप सभी को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। पूरे देश में आज श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। एक और कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की दिव्यता ने गंगा तटों को जगमगा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर देश भर में श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र स्नान का भी बहुत महत्व है, जिसकी वजह से देश भर की पवित्र नदियों के घाटों पर आज बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की पावन डुबकी लगाई। पूरे देश में आज कार्तिक पूर्णिमा का पर्व अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने देश भर की पवित्र नदियों में स्नान कर पूजा अर्चना की। वाराणसी, अयोध्या, हरिद्वार, उज्जैन, गुवाहाटी और हैदराबाद में आस्था का अद्भुत सैलाब उमड़ा। पवित्र गंगा, सरयू और शिप्रा तटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान किया, दान दिया और दीप प्रज्वलित किए। वाराणसी के घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्हें आत्मिक शांति और पवित्रता का अनुभव हुआ। देश भर में कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही देव दीपावली का पर्व भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में घाटों पर दीपों की अविरल श्रृंखला ने अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया। माना जाता है कि आज के दिन देवता स्वयं गंगा तट पर उतरकर दीपावली मनाते हैं। इस बार काशी के घाटों पर दिव्यता, भव्यता और आधुनिकता का अनूठा संगम देखने को मिला। लाखों दीपों की रोशनी, लेजर शो और गंगा आरती ने देश विदेश से आए श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दशाश्वमेध घाट पर देव दीपावली के पावन कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर शुभकामनाएं दी और लिखा, देश के सभी परिवारजनों को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की कोटि कोटि शुभकामनाएं। यह पावन परंपरा सबके जीवन को प्रकाशित करे। वहीं देश भर में आज श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व भी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, श्री गुरु नानक देव जी का जीवन और संदेश आज भी मानवता का मार्गदर्शन करता है। उनके करुणा, समानता, विनम्रता और सेवा के उपदेश अत्यंत प्रेरणादायक हैं। प्रकाश पर्व के अवसर पर स्वर्ण मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वर्ण मंदिर में अरदास की, जबकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में गुरुद्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्शन किए। आज के दिन देश भर के गुरुद्वारों को आकर्षक रूप से सजाया गया। श्रद्धालुओं ने विशेष अरदास की, कीर्तन में भाग लिया और गुरु नानक देव जी के उपदेशों को स्मरण किया। आस्था, अध्यात्म और प्रकाश के इस त्रिवेणी पर्व ने पूरे देश को भक्ति, करुणा और एकता के सूत्र में बांध दिया। कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और गुरु नानक जयंती तीनों पर्व हमें यही संदेश देते हैं कि मानवता, सेवा और प्रकाश ही जीवन का सच्चा उत्सव है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीडी न्यूज। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पूरे देश में देव दीपावली श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। अयोध्या में देव दीपावली भी धूमधाम से मनाई गई। सरयू घाट को दियों से सजाया गया और शाम की सरयू आरती की गई। राजस्थान के बूंदी जिले में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर केशवराय पाटन स्थित केशव धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे। केशव धाम में आस्था की डुबकी लगाने कई जिलों के श्रद्धालु पहुंचे और चंबल नदी के घाट पर आस्था की डुबकी लगाई गई। कार्तिक पूर्णिमा से यहां महास्नान के साथ भव्य मेले का आगाज भी होता है। श्री कार्तिक पूर्णिमा में स्नान को प्रारंभ करवाया और उस पर अनुसार ही ये लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा है, उस पर हम लोग स्नान करने आए हैं क्योंकि हम महीने भर कार्तिक नहा रहे हैं। उसका कार्तिक में इसमें इस नदी में नहाने का बहुत बड़ा महात्म है। इधर का दर्शन करने का भी बहुत महात्म है। बहुत दूर दूर से जगह से यहाँ आते हैं लोग आके स्नान करने। यहाँ की बहुत अच्छी मान। हमने यहाँ दीपक दान किए, स्नान किया, पूजा पाठ की, बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ। केशवराय पाटन में चमड़ावती नदी बहती है। यहाँ का बहुत महत्व है और यहाँ पर बहुत दूर दूर से आसपास के क्षेत्र से महिलाएं और पुरुष सभी लोग एकत्रित होकर यहाँ स्नान करते हैं। हमने नदी में दीपदान किया, 108 दीपक लगाए, 31 बत्ती लगाई और दान पुण्य किया। अब हम केशव भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। यहाँ पर आज श्रद्धालुओं द्वारा पूर्णिमा के अवसर पर स्नान किया जा रहा है। पुलिस द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पर्याप्त संख्या में अधिकारी और जाब्ता तैनात किया गया है और नदी में किसी भी दुर्घटना की आशंका को देखते हुए एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। पूरे देश में श्री गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व खूब धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अपने बहरीन प्रवास के दौरान मनामा स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेक गुरु नानक देव जी से समस्त जनमानस के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। केंद्रीय मंत्री ने संगत के साथ लंगर सेवा में भी भाग लिया और प्रसादी भी ग्रहण की। वहीं केंद्रीय मंत्री ने श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि वो गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करें। गुरु पर्व के अवसर पर आरएसएस सरकारवाह दत्तात्रेय होसबाले और भाजपा नेता आरपी सिंह गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहिब मत्था टेकने पहुंचे, जहां आरएसएस सरकारवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये गुरु नानक साहिब जी की 556वीं जयंती है। इस पावन अवसर पर मैं मत्था टेकने गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहिब आया हूं। गुरु नानक जी ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को ईमानदारी से कमाना चाहिए। गुरु नानक जी ने सदैव कहा है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। गुरु नानक महाराज जी के 556वां प्रकाश पर्व है और इस शुभ अवसर पर माथा टेकने गुरुद्वारा नानक प्याऊ पर हम आए। गुरु नानक जी ने कहा था ईमानदारी से काम करके कमाना चाहिए, हमेशा हर नाम का स्मरण करना चाहिए और जो मिलता है कमाते हैं उसको बांट कर खाना चाहिए, केवल अपने लिए नहीं। गुरु नानक महाराज जी ने यह भी कहा मानवता सबसे बड़ा धर्म है। नेपाल में हिंदू और सिख समुदाय के लोग धूमधाम से कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती मना रहे हैं। यहाँ रहने वाले सिख समुदाय के लोग बड़े उत्साह के साथ गुरु नानक जयंती मना रहे हैं। नेपाल के ललितपुर स्थित गुरुद्वारे में फूल मालाओं से वहाँ पर श्रृंगार किया गया, सज्जा की गई और यहाँ हज़ारों सिख और गैर सिख श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में आकर एक साथ लंगर ग्रहण किया। गुरुद्वारे में प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं और
प्रवचन भी सुनाए गए। आज के दिन नेपाल में लोग अपने घरों में घी के दिए जलाते हैं। एसआईआर की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल में हड़कंप मच गया है। पूर्वी बर्धमान जिले के पूर्वस्थली इलाके में तालाब से बड़ी संख्या में आधार कार्ड बरामद हुए हैं और स्थानीय लोगों को एक तालाब से बोरे में भरे सैकड़ों आधार कार्ड मिले हैं। इस घटना के बाद भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा है। भाजपा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ममता बनर्जी ने देश की अखंडता और आंतरिक सुरक्षा का पूरी तरह से मजाक उड़ाया है। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के अवसर पर नवा रायपुर के सेंध तालाब के ऊपर भारतीय वायुसेना की मशहूर सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने अपने अद्भुत हवाई करतबों से आसमान को रंगीन बना दिया। 9 हॉक MK 132 फाइटर जेट्स ने एक साथ उड़ान भरते हुए तिरंगा, हार्ट इन द स्काई और एरोहेड जैसी शानदार फॉर्मेशन पेश कर दर्शकों का मन मोह लिया। टीम का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन अजय दशरथी ने किया, जबकि छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले स्क्वाड्रन लीडर गौरव पटेल ने राज्यवासियों का गर्व बढ़ाया। इस दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट कंवल संधू ने प्रभावशाली कमेंट्री के जरिए दर्शकों को हर रोमांचक करतब की जानकारी दी। राज्योत्सव के इस खास मौके पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, राज्यपाल रामन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। DGAR शिलोंग के असम राइफल्स प्रतिनिधिमंडल ने 2 से 5 नवंबर 2025 तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक सहजीवी यात्रा की। इस दौरे का उद्देश्य सौहार्द, अंतर सेवा समन्वय और एकजुटता की भावना को मजबूत करना था। यात्रा के दौरान टीम को भारतीय तटरक्षक बल की सर्च एंड रेस्क्यू, समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया और जलमग्न व विमानन इकाइयों की बहुआयामी क्षमताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस संवाद ने असम राइफल्स और कोस्ट गार्ड के बीच संचालनिक तालमेल, सहयोग और आपसी समझ को और सुदृढ़ किया। ये यात्रा त्रिसेवा समन्वय को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला गुरुवार को खेला जाएगा। सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर है। सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के चलते रद्द हुआ था। दूसरे मैच में मेजबान टीम ने जीत दर्ज की थी। तीसरा मुकाबला भारतीय टीम ने अपने नाम किया था। सीरीज में बढ़त की जंग, जीत होगी किसके संग? ये सवाल भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के क्रिकेट फैंस के जहन में घूम रहा है। T20 सीरीज का चौथा मुकाबला कैरारा ओवल में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें एक बार फिर जीत को अपना बनाने के लिए जद्दोजहद करती दिखेंगी। पिछले मैच में मिली जीत के बाद टीम इंडिया प्लेइंग 11 में कोई बदलाव करे, इसकी उम्मीद बेहद कम है। हालांकि टीम को अपने उप कप्तान शुभमन गिल से अभी भी बड़ी पारी का इंतजार है, जो अब तक उनके बल्ले से नहीं आई है। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने पिछले मैच में कमाल किया था। ऐसे में एक बार फिर उनसे इसी प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद रहने वाली है। बात ऑस्ट्रेलिया की करें तो मिशेल मार्श अच्छे फॉर्म में हैं। ग्लेन मैक्सवेल की इस मुकाबले में वापसी की उम्मीद की जा रही है, जो ऑस्ट्रेलियाई टीम को नई मजबूती दे सकते हैं। गेंदबाजी में नाथन एलिस ने 6 मैचों में 11 विकेट निकाले हैं, जबकि अन्य खिलाड़ियों से भी इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। आंकड़ों की बात करें तो T20 में दोनों टीमों के बीच अब तक 35 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 21 में भारत और 12 में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीत हासिल की है। 2 मैच बेनतीजा रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अब तक 15 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 8 में भारत और 5 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। साफ है, ओवरऑल हो या ऑस्ट्रेलिया की धरती, हर जगह टीम इंडिया को बढ़त है। ऐसे में इसी बात को अपनी ताकत बना टीम इंडिया को एक बार फिर से सामने आना होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। हॉकी इंडिया अपने 100 साल पूरे होने पर बड़े स्तर पर जश्न की तैयारी कर रहा है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की का कहना है कि ये मौका हॉकी की उपलब्धियों का उत्सव मनाने का है। इस मौके पर पूरे देश में हॉकी मैच और हॉकी से जुड़े अन्य तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होगा। दिलीप तिर्की से बात की हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने।
7 नवंबर को हॉकी इंडिया अपने 100 साल पूरे कर रहा है और ऐतिहासिक 100 साल, शानदार 100 साल और गौरवशाली 100 वर्ष पूरे होने पर हॉकी इंडिया पूरे देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। इस वक्त मेरे साथ हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिक्की जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ तैयारी है? 100 साल पूरे हो रहे हैं हमारे शानदार हॉकी इंडिया के। हमारे लिए, हमारे जितने भी हॉकी प्रेमी सभी के लिए एक खुशी का मौका है, मैं कहूँगा। हमारे महान खिलाड़ी पहले जितने भी थे, जिनके द्वारा देश काफ़ी गौरव फील करता है, जितने भी लेजेंड हैं, पहले तो उनका हम नमन करते हैं। उसके बाद उस दिन कई सारे प्रोग्राम्स हैं। स्पोर्ट्स मिस्टर 11 और हॉकी इंडिया 11 के बीच एक एग्जीबिशन मैच होनी है। उपलब्धियों के बारे में सर क्या कहेंगे? पिछले 100 साल में हमने देखा कि भारतीय हॉकी ने उतार चढ़ाव भी देखा और एक अपना एक पहचान बनाया है विश्व पटल पर। जैसे मैंने कहा कि 8 टीम्स गोल्ड मेडल, 4 टाइम ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर और 8 गोल्ड किसी कंट्री ने नहीं जीता दुनिया भर में। ये भी हमारे लिए अचीवमेंट है। हाँ, कुछ वर्ष हम 80 के बाद काफ़ी सालों तक हम इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर नहीं पाए, उस हिसाब से हम मेडल जीत नहीं पाए थे। फिर अभी 2021 और 2024 ओलंपिक्स में पेरिस में हम लोग को शानदार जीत मिली, हम ब्रॉन्ज मेडल जीते काफ़ी वर्षों के बाद। हमारे खिलाड़ी बेटर कर रहे हैं, अच्छे करें, उनको और बेटर प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। हॉकी इंडिया लीग और कोचिंग प्रोग्राम को मजबूत करना, बेटर सपोर्टिंग स्टाफ उनको मुहैया कराने का हमारा प्लान है। सर, ग्रास रूट पे हॉकी को और बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं हॉकी इंडिया की तरफ से? अंडर 17 बच्चों के लिए टूर्नामेंट कर रहे हैं। फिर अंडर 17 बच्चों का कोर ग्रुप बना के, नेशनल कोर ग्रुप बना के हम इंटरनेशनल एक्सपोजर बना, इंडियन टीम बना रहे हैं उनका। अंडर 19 का इंडियन टीम बना रहे हैं और अच्छे कोच रिक्रूट कर रहे हैं उनके लिए, सपोर्टिंग स्टाफ बेटर दे रहे हैं। तो हमारा फोकस ग्रास रूट प्रोग्राम पर भी है। हमें मालूम है कि ग्रास प्रोग्राम को हम जितना मजबूत करेंगे, हमारा सीनियर टीम उतना ही मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दिलीप टिक्की जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हॉकी इंडिया के 100 साल पूरे होने पर हॉकी इंडिया पूरे देश भर में कई प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन करेगा और जाहिर तौर पर ये कार्यक्रम न सिर्फ देश भर में हॉकी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देगा, बाकी युवा खिलाड़ियों को, युवा लोगों को भी हॉकी से जोड़ेगा। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ में सुशील कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और समाचार में आज के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।